रूबी की शादी मनोज के साथ हुए 6 माह बीते थे कि एक सड़क दुर्घटना में मनोज की मृत्यु हो गई। उस वक्त रूबी 1 माह की गर्भवती थी और उसके ऊपर इतनी बड़ी गाज गिर गई। खैर, मनोज की मृत्यु के बाद के सारे कर्म पूरे होने के बाद रूबी के मायके वालों और ससुराल वालों दोनों को लगा कि अब रूबी का क्या होगा। इसलिए रूबी के ससुराल वालों ने रूबी के मायके वालों को बुलाया और बोला, देखिए, हम कोई बात दबा छुपा कर नहीं रखना चाहते। हम कोई बहुत अमीर तो है नहीं, 2 बेटे हैं हमारे और दोनों अपना अपना खर्च चलाते थे और हम दोनों मियाँ बीवी थोड़ा बहुत जमा पूंजी है हमारे पास, जिससे हमारा खर्च चल जाता था। अब मनोज तो रहा नहीं तो रूबी की जिम्मेदारी कौन उठाएगा, और ऊपर से रूबी गर्भ से है तो एक बच्चे की जिम्मेदारी वह भी आसान नहीं, तो इस बारे में कुछ सोचना होगा। रूबी के माता पिता ने बोला, हाँ, बात तो आप सही बोल रहे हैं, इस बारे में सोचना तो पड़ेगा ही। आप ही बताइए, आप लोगों ने क्या कुछ सोचा है? तो मनोज के माता पिता ने बोला, देखिए, अब हमारा बेटा तो रहा नहीं, और जब बेटा ही नहीं रहा तो बहू से क्या मोह रहेगा। यह तो जीवन की सच्चाई है, आप भी समझ सकते हैं। यह सुनकर रूबी को बहुत जोर का झटका लगा। जिन ससुराल वालों के लिए एक लड़की सब कुछ छोड़कर आती है और दिल जान से उनकी सेवा करती है, यदि उसका पति ना रहे तो वह उनके लिए बोझ बन जाती है। लेकिन वह भी क्या करती, यह एक कड़वी हकीकत थी। वह चुपचाप अपने सास ससुर और माता पिता की बातें सुन रही थी। रूबी के सास ससुर ने आगे बोलना शुरू किया और बोला, जी देखिए, अब रूबी के गर्भ में लड़का है या लड़की, यह तो हमें नहीं पता। अगर एक बारगी को मान ले कि रूबी के गर्भ में लड़का है तो हम उसे अपने मनोज की आखिरी निशानी मानकर किसी भी तरह से उसकी परवरिश करने को तैयार हैं। इससे हमारे मनोज का कुल तो आगे बढ़ जाएगा और फिर हम रूबी की जिम्मेदारी और उसके बच्चे की जिम्मेदारी किसी हद तक ले लेंगे और किसी तरह से पाल पोस कर बच्चे को किसी लायक बना देंगे। मेरा बड़ा बेटा भी इसमें थोड़ा बहुत सहयोग करेगा, इसके लिए वह तैयार है। लेकिन यदि रूबी के गर्भ में बेटी हुई तो एक बेटे की बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाएगी, बेटी के ब्याह की, और इतना पैसा हम नहीं खर्च कर सकते। और उसके बाद भी वह हमारे कुल को तो आगे नहीं बढ़ाएगी बल्कि किसी और के कुल को आगे बढ़ाएगी, तो हम उसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकते। इस पर रूबी ने चिल्लाकर बोला, क्यों, बेटी क्या मनोज की नहीं रहेगी? तो रूबी की माँ ने उसे डांटा, तुम अभी चुप करो, अभी हम बड़े बात कर रहे हैं, तुम्हें जब बोलने को कहा जाएगा तब तुम बोलना। और वह चुप हो गई और सोच रही थी, कितनी निर्दयी है यह दुनिया। औरत का क्या अस्तित्व है इस दुनिया में? यदि उसका पति गुजर जाए तो उसका कोई अस्तित्व ही नहीं बचता। यदि कोख में लड़की है तो भी उसका कोई अस्तित्व नहीं। जिस कोख से इस सारी दुनिया का अस्तित्व है, इस सारी दुनिया को अस्तित्व देने वाली उस नारी का ही कोई अस्तित्व नहीं, और इसके लिए अक्सर एक नारी ही जिम्मेदार होती है। रूबी के सास ससुर ने बात आगे बढ़ाई और बोला, जी हम यह चाहते हैं कि एक बार रूबी के गर्भ का परीक्षण हो जाए कि रूबी के गर्भ में लड़का है या लड़की। यदि रूबी के गर्भ में लड़का है तो हम रूबी की सारी जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं। आप बेफिक्र होकर अपने घर जा सकते हैं और आपकी बेटी और नाती की सारी जिम्मेदारी हमारी, क्योंकि वह हमारे कुल का वारिस होगा, हमारे मनोज की निशानी। लेकिन यदि गर्भ में लड़की है तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जिसे हम उठाने में सक्षम नहीं हैं, तो रूबी को गर्भपात करवाना पड़ेगा। उसका सारा इंतजाम हम कर देंगे और उसके बाद आप रूबी को लेकर जा सकते हैं और आप इसका कहीं और विवाह कर दीजिएगा, क्योंकि हम इसकी जिम्मेदारी नहीं ले पाएंगे। यदि लड़की होती है तो हम हर प्रकार की जिम्मेदारी से अपने हाथ खड़े करते हैं। आप लोग भी अपनी राय दीजिए। रूबी के माता पिता ने बोला, जी आपकी राय से हम सहमत हैं। आप गर्भ की जांच करा लीजिए। यदि लड़का होता है तो आप अपनी बहू और पोते की देखभाल कीजिए, हम उसमें सहमत हैं। और यदि लड़की होती है तो हम गर्भपात करवाने के लिए भी सहमत हैं। उसके बाद हम रूबी का कहीं और विवाह कर देंगे ताकि उसकी ज़िंदगी भी संवर जाए। यह सुनते ही रूबी चिल्ला उठी और बोली, दिमाग ठीक है आप लोगों का? मेरे घर में चाहे लड़की हो या लड़का, वह होगा तो मनोज का ही बच्चा ना। तो एक बच्चे को अपनाने के लिए मनोज के माता पिता तैयार हैं और दूसरे को नहीं, यह कैसे माँ बाप है? रूबी की माँ ने रूबी को डांटा और बोला, तुझे अभी समझ में नहीं आ रहा क्योंकि तूने दुनिया नहीं देखी। यदि तेरा बेटा होता है तब तो चल, तुझे एक आश्रय मिल जाएगा और तेरे बेटे की परवरिश भी हो जाएगी। लेकिन सोच, यदि बेटी होती है तो कौन तेरी देखभाल करेगा और तेरी बेटी की परवरिश करेगा?
तेरे सास ससुर तो साफ मना कर रहे हैं और माँ बाप से भी उम्मीद मत रखना, क्योंकि हम भी बूढ़े हो चुके हैं और भाई भाभी किसी के लिए नहीं करते। फिर तेरा और तेरी बेटी का क्या होगा सोच ले, क्योंकि तू कोई नौकरी तो करती नहीं है, ना ही इतनी पढ़ी लिखी है कि तेरे सास ससुर कुछ गलत नहीं बोल रहे। अब जो चला गया उसे तो वापस नहीं लाया जा सकता। मैं मानती हूँ मनोज बहुत अच्छा था और तेरा बहुत ख्याल रखता था, पर अब मनोज लौट कर नहीं आने वाला, तो तेरे सास ससुर कुछ गलत नहीं कह रहे। यदि तेरे गर्भ में लड़की है तो गर्भ समाप्त करने में कोई हर्ज नहीं, फिर हम तेरा दूसरा विवाह कर देंगे, इससे तेरी जिंदगी भी संवर जाएगी। रूबी ने बोला, मुझे आप लोगों का यह फैसला मंजूर नहीं, मैं मनोज को नहीं भूल सकती, वह भी इतनी जल्दी। ऊपर से मैं अपने कोख में पल रहे मनोज की निशानी को मिटा दूं, यह तो कभी नहीं हो सकता, चाहे वह लड़का हो या लड़की, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। तो रूबी के माँ बाप ने बोला, फिर हमसे कोई उम्मीद मत रखना यदि बेटी हो गई तो, क्योंकि एक बेटे की माँ से कोई दूसरा युवक कभी भी शादी नहीं करना चाहेगा। हाँ, यदि तेरा कोई बच्चा नहीं रहेगा तब भले ही हम तेरी कहीं और शादी कर देंगे, और ज़रूरी नहीं कि तुझे बेटा ही हो। फिर तू ना ससुराल की रहेगी ना मायके की, ऊपर से एक बेटे की जिम्मेदारी। तू खुद सोच कर देख, अभी तो बहुत दुखी है इसलिए सोच नहीं पा रही, कुछ दिन सोच फिर इस बारे में बात करते हैं, कहकर रूबी के माँ बाप अपने घर चले गए। रूबी ने काफ़ी सोचा, पर उसका दिल किसी भी तरह से यह गवाही नहीं दे रहा था कि वह अपने पति की आखिरी निशानी को खत्म कर दे, और कोई गारंटी तो थी नहीं कि उसके गर्भ में लड़का ही होगा। रूबी के सास ने एक बार उसे समझाया कि एक बार जांच कराने में हर्ज ही क्या है, क्या पता तेरे गर्भ में लड़का ही हो और तुझे गर्भपात कराना ही ना पड़े। लेकिन रूबी ने बोला, और यदि लड़की हुई तो? रूबी की सास ने कुछ नहीं बोला, वह चुपचाप कमरे से बाहर चली गई। कुछ दिनों के बाद रूबी के माँ बाप दोबारा आए और बोले, अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा है, तुझे अभी ही टेस्ट कराना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद तो लेट हो जाएगा, और चल जल्दी से चलकर अपने गर्भ की जांच करवा ले, और इस आधार पर तेरे आगे की ज़िंदगी का हम फैसला करेंगे। रूबी ने बोला, बिल्कुल नहीं, मैं कोई जांच नहीं करवाऊंगी। तो रूबी के सास ससुर ने बोला, फिर तुम अपना रास्ता देख लो, तुम इस घर में नहीं रह सकती। यदि तुम्हारे माँ बाप तुम्हें रखना चाहें तो तुम उनके साथ जा सकती हो। हाँ, यदि तुम्हारा बेटा हो गया तो हम जरूर तुम्हें वापस बुला लेंगे। रूबी ने बोला, यदि मैं इस घर से चली गई तो फिर बेटा होने पर इस घर में आऊँगी, ऐसा तो मैं कभी नहीं करूँगी। आपको मुझे अपनाना है तो हर हाल में अपनाना होगा, नहीं तो मुझे आप लोगों से कोई लेना देना नहीं, भले ही मुझे बेटा हो या बेटी। रूबी के सास ससुर ने बोला, जैसी तुम्हारी इच्छा। रूबी की माँ ने बोला, लेकिन हम तुम्हें नहीं रखेंगे बिना जांच करवाए, क्योंकि एक लड़की की जिम्मेदारी तो हम भी नहीं उठा सकते। अब तुम्हें अपनी जिम्मेदारी खुद ही उठानी पड़ेगी, क्योंकि यदि तुमने बेटी पैदा की तो एक बच्चे की माँ से तो कोई भी जल्दी शादी करने को तैयार नहीं होगा, और हम तो तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते, और तुम्हारे भाई भाभी के ऊपर भी अनचाही जिम्मेदारी का बोझ नहीं डाल सकते। अब तुम अपना रास्ता खुद चुन सकती हो। रूबी को समझ में आ गया था कि यह दुनिया स्वार्थी है, कोई किसी का नहीं होता। रूबी के सास ससुर और माता पिता दोनों ने अपने हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि रूबी उन दोनों की इच्छा के अनुसार गर्भ की जांच कराने को बिल्कुल तैयार नहीं थी। तो रूबी ने चुपचाप अपना सामान बांधा और निकल पड़ी। रूबी की माँ और सास दौड़कर रूबी के पीछे गई और उसे एक बार और समझाने की कोशिश की कि इसमें कोई हर्ज नहीं, हम जो कह रहे हैं इससे तेरी ही जिंदगी संवर जाएगी। लेकिन रूबी ने बोला, मैं एक बच्चे की जान, एक अजन्मे बच्चे की जान कभी नहीं ले सकती, क्योंकि इस बात की कोई गारंटी नहीं कि मेरे गर्भ में लड़का ही होगा, कहकर रूबी आगे बढ़ गई। इस बार रूबी की माँ और सास उसे रोकने नहीं गई और रूबी के माँ बाप अपने घर चले गए। किसी को चिंता नहीं थी कि रूबी कहाँ गई। रूबी सड़क पर निकल तो आई थी, पर उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जाए। वह चुपचाप बिना कुछ बोले चली जा रही थी। सुनसान राह में उसे थोड़ा डर भी लग रहा था, और बार बार मनोज की याद आ रही थी कि मनोज उसे बीच मझधार में इस तरह से छोड़कर क्यों चला गया, और अब उसका और उसके बच्चे का क्या होगा। यह सब सोच सोचकर रूबी को बहुत रोना आ रहा था, और वह सोच रही थी कि उसके माँ बाप ने उसे ढंग से पढ़ा लिखा दिया होता तो शायद वह कुछ नौकरी कर सकती थी, लेकिन अब वह क्या करेगी। ऊपर से इस दुनिया में अकेली औरत, और एक अकेली गर्भवती औरत, कैसे वह इस दुनिया का सामना करेगी और इस दुनिया में जिएगी। खैर, रूबी ने सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ दिया और बिना कुछ सोचे चली जा रही थी। बिना कुछ खाए पिए और लगातार चलने की वजह से एकाएक रूबी को चक्कर आ गए और वह गिर पड़ी। काफ़ी देर तक वह सड़क के किनारे यूं ही पड़ी रही,
लोग आते जाते रहे, उसे देखते रहे, पर किसी ने उसकी कोई मदद करने की कोशिश नहीं की। तभी सड़क पर से समीर की कार गुजर रही थी। समीर ने रूबी को सड़क के किनारे गिरा हुआ देखा और उसे अपनी गाड़ी रोक दी और पानी की बोतल निकालकर रूबी के सर पर पानी डाला तो रूबी होश में आई। समीर ने बोला, तुम कौन हो और यहाँ सड़क के किनारे कैसे गिरी हुई हो? तुम्हारा घर कहाँ है? चलो तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। रूबी समीर को देखकर डर गई, क्योंकि जो व्यवहार उसके मायके और ससुराल वालों ने उसके साथ किया था, उसका अब दुनिया पर से विश्वास उठ चुका था और वह अपने में सिमटने लगी थी। समीर उसके साथ कुछ गलत ना करे। समीर ने बोला, डरने की कोई बात नहीं, मैं एक एनजीओ चलाता हूँ। मेरा नाम समीर है। मैंने महिलाओं के लिए एक एनजीओ चलाता हूँ। आप डरिए मत, मैं हर तरह से आपकी मदद करूँगा। रूबी ने बोला, यह एनजीओ क्या होता है? समीर ने बोला, क्या आप पढ़ी लिखी नहीं है? रूबी ने बोला, नहीं, मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना जानती हूँ। समीर ने बोला, हम लाचार बेसहारा औरतों की मदद के लिए एक संस्था चलाते हैं, जिसमें लाचार और हर तरह से असहाय महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया जाता है। हमारे यहाँ हर तरह की ट्रेनिंग की व्यवस्था है और महिलाओं को अच्छे से उनके हुनर के हिसाब से ट्रेनिंग देकर उन्हें आत्मनिर्भर बना दिया जाता है और बैंक से लोन दिलवाकर उनका कोई काम शुरू करवा दिया जाता है और फिर वह अपनी कमाई से धीरे धीरे अपना लोन भरकर आत्मनिर्भर हो जाती हैं। यदि आपको कोई दिक्कत है तो आप हमारी संस्था में चल सकती हैं। हमारी संस्था आपकी पूरी मदद करेगी। रूबी ने बोला, मेरा इस दुनिया पर से विश्वास उठ चुका है। मैं कैसे मान लूँ आप जो बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं? मेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा। क्या पता आप मुझे ले जाकर कहीं बेच दें। और इस तरह के सीरियल मैंने टीवी पर बहुत देखे हैं। सुनकर समीर हंसने लगा और बोला, जी टीवी पर तो बहुत कुछ दिखता है, पर सब सच नहीं होता। अगर आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो आपकी मर्जी, मैं जा रहा हूँ, क्योंकि मैं किसी को ज़बरदस्ती उसकी मर्जी के खिलाफ तो नहीं ले जा सकता। आपको देखकर ऐसा लगा कि शायद आपको हमारी संस्था की ज़रूरत है, इसलिए मैंने आपसे अपने साथ चलने के लिए कहा, लेकिन यह आपकी अपनी मर्जी है कि आपको हमारी मदद लेनी है या नहीं। खैर, मैं जा रहा हूँ और यह मेरा कार्ड है, इसमें हमारी संस्था का पता और फ़ोन नंबर लिखा हुआ है। अगर कभी आपको कुछ ज़रूरत पड़े तो आप अपनी मर्जी से यहाँ आ सकती हैं या फ़ोन कर सकती हैं। कहकर समीर ने कार्ड रूबी को पकड़ा दिया और एक बोतल पानी और बिस्किट का एक पैकेट रूबी के पास रखकर अपनी कार में बैठकर चला गया। रूबी को कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि वह किसी पर विश्वास नहीं कर सकती थी। जब अपनों ने साथ नहीं दिया तो परायों पर वह कैसे विश्वास करती। रूबी को बहुत जोर की भूख लगी थी। उसने काफ़ी दूरी तय की थी तो थकान भी बहुत थी। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। उसने बिस्किट और पानी की बोतल उठा ली थी, पर उसके मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे कि कहीं इसमें कुछ मिला हुआ ना हो, कहीं इसे खाते ही मैं बेहोश ना हो जाऊं और वह मुझे उठाकर किसी गलत जगह पर बेच दे, और पता नहीं क्या क्या रूबी ने सोच लिया था। काफ़ी देर तक चुपचाप बैठे रहने के बाद जब रूबी से भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो उसने चुपचाप बिस्किट का पैकेट खोला और खाने लगी और इंतजार करने लगी अपने बेहोश होने का। उसने बिस्किट का पूरा पैकेट खा लिया और पानी भी पी लिया और 1 घंटा बीत जाने के बाद भी खुद को सही सलामत पाया तो उसे लगा कि वह गलत सोच रही थी। उसमें कुछ भी नहीं मिला हुआ था और उसने राहत की सांस ली। ऐसे ही पूरा दिन बीत गया और शाम हो गई। रूबी पूरा दिन उसी पेड़ के नीचे बैठी रही और उसे कोई रास्ता नहीं सूझा। रूबी के पास थोड़े बहुत पैसे थे जो उसके पति ने उसे दिए थे। रूबी थोड़ा आगे बढ़ी तो उसे एक ढाबा दिखाई दिया। उसने वहां जाकर खाना खाया और ढाबे वाले से बाथरूम का पता पूछकर जाकर थोड़ी फ्रेश हुई। उसके बाद उसने ढाबे वाले से पूछा कि क्या वह उसे कोई नौकरी दे सकता है। ढाबे वाले ने उसे बहुत ही अजीब नज़रों से देखा, जो कि रूबी को समझ में आ गया कि ढाबा वाला उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाना चाहता है। तो रूबी ने बोला, मुझे तुम्हारी नौकरी नहीं चाहिए। कहकर रूबी वहाँ से चली गई। रूबी ने 1-2 जगह और नौकरी की बात की। रात होने को आई थी, लेकिन सबकी नज़रें वैसी ही गंदी थी। एक अकेली जवान औरत को देखकर रूबी को समझ में आ गया था कि यह दुनिया कितनी गंदी है और वह किसी भी तरह से सुरक्षित नहीं है। ऊपर से वह गर्भवती है। कुछ दिनों के बाद तो उसे और भी अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अभी तो उसे देखकर किसी को नहीं पता कि वह गर्भवती है, कुछ दिनों में तो उसका पेट भी दिखने लगेगा। रूबी का दिमाग सुन्न पड़ने लगा था। उसे कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा था कि एकाएक रूबी की नज़र समीर के दिए हुए कार्ड पर गई। उसका पता पड़ा तो पास के ही कस्बे का पता था। रूबी ने कुछ नहीं सोचा और सीधा रेलवे स्टेशन की तरफ चली गई और गाड़ी में बैठकर उस कस्बे में पहुंच गई जहां का पता था और सीधा रिक्शा करके उस संस्था के गेट पर पहुंच गई। गेट पर पहुंचने के बाद
रूबी ने अपने बारे में बताया और बोला, समीर जी ने मुझे यहाँ बुलाया था। गार्ड ने रूबी को अंदर जाने दिया। अंदर जाने पर रूबी ने देखा समीर कुर्सी पर बैठा हुआ था और बोला, आप आ गई। क्या अब आपको हमारी संस्था के ऊपर भरोसा है? रूबी ने बोला, भरोसा हो या ना हो, मेरे पास कोई चारा नहीं बचा, तो मजबूरी है, भरोसा करके ही देख लेते हैं। और रूबी हल्का सा मुस्कुरा दी। समीर ने बोला, आप आज आराम कर लीजिए, कल मैं आपसे आपके बारे में बात करता हूँ। चलिए, मैं आपको संस्था के बने हुए क्वार्टर्स में छोड़ देता हूँ। वहाँ बहुत सी महिलाएं रहती हैं और खाने पीने की भी व्यवस्था है। जो महिलाएं अभी काम नहीं करती वह वहाँ पर फ्री में रहती हैं और खाती पीती हैं, और जो महिलाएं काम करने लगी है और वहाँ रहती हैं उन्हें हर महीने उसका किराया देना पड़ता है, क्योंकि हमें भी अपने खर्चे पूरे करने के लिए पैसों की व्यवस्था करनी पड़ती है। अभी आप आत्मनिर्भर नहीं हुई हैं, इसलिए आप वहाँ फ्री में रह सकती हैं। जब हम आपको आत्मनिर्भर बना देंगे तब आप अपनी मर्जी से चाहे तो वहाँ रह सकती है या फिर अपने लिए कोई और घर देख सकती है। तब वहाँ रहने पर आपको किराया देना पड़ेगा। रूबी को समीर की बातें ठीक लग रही थी और उसे लग रहा था कि वह सही जगह आ गई है, पर अभी भी उसे पूरा भरोसा नहीं हो रहा था। रूबी के पास कोई चारा भी तो नहीं था, इसलिए उसने बोला, ठीक है, चलिए, मैं चलने को तैयार हूँ। समीर रूबी को लेकर संस्था के क्वार्टर्स में चला गया और वहाँ के वार्डन से बोल दिया कि यह रूबी जी हैं, आज ही आई हैं, इन्हें एक रूम दे दीजिए और इनके खाने पीने की व्यवस्था कर दीजिए, कल इनसे मैं बात करूँगा। कहकर समीर वहाँ से चला गया। रूबी को एक कमरा दे दिया गया। छोटा सा एक कमरा था जिसमें एक चौकी लगी थी और एक पतला सा गद्दा बिछा था। साथ में एक अलमारी थी जिसमें कपड़े रखने की थोड़ी सी जगह थी और एक टेबल कुर्सी था। एक छोटा सा वॉश बेसिन था जिसमें आप हाथ मुंह धो सकते थे और ब्रश आदि कर सकते थे। रूम के बाहर एक बड़ा टॉयलेट था जो 4 लोगों पर एक था और एक वॉशरूम भी था। कुल मिलाकर ठीक ठाक रहने लायक रूम था। रूबी वहाँ जाकर थोड़ा फ्रेश हुई और फिर नीचे मेस में जाकर उसने खाना खाया। वहाँ पर औरतों से थोड़ी बहुत उसने बातचीत की तो पता चला वह सही जगह पर आ चुकी है और समीर बहुत ही अच्छे इंसान है। वहाँ महिलाओं ने को उनके वह महिलाओं को उनके हुनर के हिसाब से किसी न किसी काम में ट्रेनिंग दिलवा देते हैं और फिर महिलाएं आत्मनिर्भर बन जाती हैं। और फिर जिन महिलाओं को वहाँ पर रहना होता है वह किराया देकर वहाँ पर रहती हैं और खाती हैं, और जिन्हें ऐसा लगता है कि वह अपना अलग घर लेकर रह सकती है वह वहाँ से चली जाती हैं। लेकिन किसी ने भी समीर की कोई बुराई नहीं की और सबने उस संस्था की बहुत ही ज़्यादा तारीफ की। रूबी को अब खुश थी, उसे अपने जीवन का लक्ष्य मिल चुका था। उसने सोच लिया था कि अब तो वह आसानी से अपने बच्चे का पालन पोषण कर लेगी। रूबी ने पेट भर के खाना खाया क्योंकि उसे पता था वह पेट से है और उसके खाने से ही उसके बच्चे का विकास होगा। उसके बाद रूबी अपने कमरे में आ गई आराम करने के लिए। अगले दिन नहा धोकर रूबी ने अच्छे कपड़े पहने और समीर से मिलने गई रिक्शा करके। रूबी समीर के ऑफिस पहुंची। समीर ने बोला, अरे आप इतनी सुबह आ गई, मैं तो खुद ही रोज़ वहाँ विजिट पर आता हूँ और जिसे मुझसे जो बात करनी होती है वहीं पर कर लेता है। रूबी ने बोला, मुझे नहीं पता, मुझे लगा मुझे यहाँ आना होगा। समीर ने बोला, कोई बात नहीं, आपको अच्छा लगा वहाँ पर और महिलाओं से मिलकर? रूबी ने बोला, हाँ, बहुत अच्छा लगा और मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैंने आपको गलत समझा, क्योंकि इस दुनिया में मेरे साथ इतना गलत किया है कि मैं किसी पर जल्दी विश्वास नहीं कर सकती। लेकिन अब मैं आप पर विश्वास करती हूँ क्योंकि सबने आपकी बहुत तारीफ़ की है और आप सच में तारीफ़ के काबिल हैं। समीर ने बोला, जी शुक्रिया, मैं तारीफ़ के काबिल नहीं हूँ, मेरे जीवन का बस यही मकसद है कि मैं जीते जी लोगों की मदद कर पाऊँ, इसलिए मैं यह संस्था चलाता हूँ जिसमें मेरे ही जैसे लोग बढ़ चढ़कर डोनेशन देते हैं ताकि मैं इस संस्था को सुचारू रूप से चला सकूं। सरकार भी अच्छा खासा फंड देती है इसे चलाने के लिए और इससे अब तक कई महिलाओं की ज़िंदगी संवर चुकी है और उम्मीद करता हूँ कि जल्द ही आपकी ज़िंदगी भी संवर जाएगी। रूबी ने बोला, हाँ, मैं भी यही उम्मीद करती हूँ क्योंकि मुझे तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं सिवाय इस बच्चे के। कहकर रूबी ने अपने पेट पर हाथ रख दिया। रूबी भावनाओं में बहकर ऐसा बोल गई और समीर हैरान हो गया। जी, आप गर्भवती हैं? रूबी ने बोला, जी हाँ, मैं गर्भवती हूँ। मैं बोलना तो नहीं चाहती थी लेकिन मैं भावनाओं में बह गई और मेरे मुंह से निकल गया, क्या अब आप मुझे यहाँ नहीं रखेंगे? समीर ने बोला, यह आप कैसी बातें कर रही हैं, आप बिल्कुल यहाँ रह सकती हैं। वह तो मुझे आपको देखकर समझ में नहीं आया था
कि आप गर्भवती हैं। अभी आपने बताया तो मुझे थोड़ा झटका लगा। खैर चलिए, अब काम की कुछ बातें कर लेते हैं। पहले आप अपने बारे में सब कुछ बताइए। आप कहाँ से हैं और क्यों यहाँ आई। उसके बाद आपके लिए कौन सा काम चुनना है उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। लेकिन पहले आपके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, तभी तो मैं आपके बारे में कुछ सोच पाऊँगा। रूबी ने समीर को अपने जीवन की सारी कहानी सुना दी और बता दिया अभी 1 महीने पहले ही उसके पति की मृत्यु हुई है और उसके साथ इतना कुछ बीत गया और अब वह गर्भवती भी है। 3 माह का गर्भ है उसे। समीर ने बोला बहुत गलत हुआ आपके साथ, और सास ससुर को तो छोड़ो, माँ बाप ने भी आपका साथ नहीं दिया। लेकिन हाँ, आपको मानना पड़ेगा, आपने अपने बच्चे का पूरा पूरा साथ दिया। बहुत ही महान महिला है आप। रूबी ने बोला मैं कोख में पल रहे अपने बच्चे को सिर्फ इसलिए मार दूं कि वह एक बेटी है, या मैं कैसे कर दूं। समीर ने बोला बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही निर्णय लिया और आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए। आपको यहाँ पर आपके हुनर के हिसाब से ट्रेनिंग दी जाएगी। क्योंकि आप गर्भवती हैं तो आपके प्रसव की सारी व्यवस्था भी हमारी संस्था की तरफ से की जाएगी और आपके खान पान का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। सारा इंतजाम मैं करवाऊंगा और आप एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देंगी और बच्चे के पालन पोषण की जिम्मेदारी भी इस संस्था की रहेगी जब तक कि आप सही से सेटल ना हो जाएं। आपको किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी। रूबी आज बहुत खुश थी। मनोज के जाने के बाद आज पहली बार रूबी के चेहरे पर मुस्कान आई थी और थोड़ा सुकून मिला था। समीर ने बोला आप गर्भवती हैं तो पहले चलकर डॉक्टर से अपना चेकअप करवा लीजिए और दवाइयाँ ले लीजिए। साथ ही साथ खान पान के बारे में भी पूछ लीजिए। मुझे तो इन सब बारे में कोई जानकारी नहीं। मैं किसी महिला को आपके साथ भेज देता हूँ और सारा इंतजाम मैं करवा दूंगा। हमारी संस्था के ही डॉक्टर हैं। हमारी संस्था में हर प्रकार के डॉक्टर हैं। आपके गायनोकोलॉजिस्ट से अपॉइंटमेंट करवा देता हूँ। आप पहले डॉक्टर से मिल लीजिए, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ, क्योंकि यह पहले ज़्यादा ज़रूरी है। रूबी को यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी किस्मत इतनी अच्छी हो सकती है कि इतना अच्छा व्यक्ति उसे राह चलते मिल गया था। खैर, समीर ने एक महिला को रूबी के साथ गायनोकोलॉजिस्ट के पास भेज दिया। डॉक्टर ने रूबी का सारा चेकअप किया और रूबी को कुछ दवाइयाँ और खान पान की विशेष हिदायत देकर वापस भेज दिया। डॉक्टर ने समीर को फ़ोन किया और बोला रूबी बहुत कमज़ोर है, उसे पूरे आराम की ज़रूरत है और अच्छे खान पान की ज़रूरत है। अभी आप उसे थका देने वाले किसी भी काम की ट्रेनिंग मत दीजिएगा, क्योंकि उसे अधिक से अधिक आराम की ज़रूरत है। प्रसव के बाद उसे इन सब चीज़ों में लगाइएगा। हाँ, यदि कोई आराम वाला काम हो सकता है उसके रुचि के हिसाब से, जिसमें उसे किसी प्रकार का कोई शारीरिक बल ना लगाना हो, तो आप पता कर लीजिए। लेकिन फिजिकल वर्क वह ज़्यादा नहीं कर सकती, उसे बहुत केयर की ज़रूरत है। समीर ने बोला जी बहुत अच्छा, आपने यह सब मुझे बता दिया। रूबी का पूरा ख्याल रखा जाएगा। समीर रूबी से मिलने उसके क्वार्टर पर गया और डॉक्टर की सारी बातें रूबी को बता दी। रूबी ने बोला अब मैं क्या करूं, अब तो मैं कोई काम ही नहीं कर सकती, तो फिर मैं अपना काम कैसे शुरू करूंगी। समीर ने बोला क्यों नहीं कर सकती, बहुत से ऐसे काम हैं जिसमें शारीरिक जोर की ज़रूरत नहीं पड़ती। पहले अपने रुचि और हुनर के बारे में बताओ कि आपको क्या क्या आता है। रूबी ने बोला क्या बताऊं, पढ़ी लिखी तो मैं ज़्यादा हूँ नहीं, या तो मैंने आपको बता ही दिया है, और पढ़ाई लिखाई से संबंधित कोई काम तो मैं कर ही नहीं सकती। उसके अलावा मैं क्या बोलूँ। तो समीर ने बोला सोच कर देखो, ऐसा तो है नहीं कि तुम्हें कुछ भी नहीं आता होगा। हम तो फिर हैं ही, तुम्हें किसी न किसी कौशल में ट्रेंड कर ही देंगे तुम्हारा बच्चा होने के बाद। लेकिन अगर तुम अपने हुनर के हिसाब से कुछ बोलोगी तो मैं उस बारे में कुछ सोच सकता हूँ। काफ़ी सोचकर रूबी ने बोला जी मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ और खाना बनाने में मेरा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मैं किसी भी बचे कुछ थोड़ी सी चीज़ों से स्वादिष्ट खाना बनाकर तैयार कर सकती हूँ। यह हुनर मेरे अंदर बहुत अच्छा है और आज तक हर किसी ने इसकी तारीफ़ की है। समीर ने बोला यह तो बहुत अच्छी बात है, अब मैं कुछ सोचता हूँ आपके लिए, आप आराम कीजिए। डॉक्टर ने आपको अपने खान पान का ध्यान रखने के लिए बोला है। आप वक्त पर अपनी दवाइयाँ लीजिएगा, वक्त पर चेकअप के लिए जाइएगा और अच्छे से अपने खान पान कीजिएगा। सुबह शाम यहाँ पर टहलिएगा। मैं आपके ट्रेनिंग के बारे में कुछ सोचता हूँ, आपको किस क्षेत्र से संबंधित काम सिखाया जाए। अभी आपको ज़्यादा वर्कलोड नहीं दे सकते हैं। अगर अभी नहीं हो पाया तो आपकी डिलीवरी के बाद आपको ट्रेनिंग देंगे। फ़िलहाल मैं कुछ सोचता हूँ, अगर अभी हो पाया तो आपको अभी से ही ट्रेनिंग दी जाएगी, क्योंकि खाना बनाने में कोई खास शारीरिक क्षमता, शारीरिक बल तो नहीं लगता। देखता हूँ मैं, कुछ सोचकर आपको बताता हूँ। कहकर समीर वहाँ से चला गया।
समीर जैसे अच्छे इंसान भी इस दुनिया में हो सकता है, रूबी को यकीन नहीं होता था। समीर एक हफ्ते बाद फिर रूबी के पास आया और पहले उसकी तबीयत पूछी, फिर बोला, आपके बारे में मैंने बहुत सोचा कि आपको क्या कब सिखाया जाए। फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, यदि आप बोले तो मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन उसके पहले आपको कुछ खाना पकाकर हमें खिलाना पड़ेगा ताकि हम भी तो देखें आपको आपके खाने में क्या स्वाद है। रूबी ने बोला, हाँ हाँ बिल्कुल। समीर ने जानबूझकर यह बात कही थी क्योंकि वह देख रहा था रूबी काफ़ी उदास है और समीर को पता था रूबी को खाना बनाना पसंद है और उसका मन बहल जाएगा। इसलिए उसने रूबी को खाना बनाने की बात की थी क्योंकि बच्चे के विकास पर माँ के मन का भी बहुत प्रभाव पड़ता है और समीर नहीं चाहता था कि रूबी को किसी प्रकार की कोई तकलीफ हो या रूबी के बच्चे पर किसी प्रकार की कोई परेशानी आए। रूबी ने सचमुच बहुत ही अच्छा खाना बनाया था। समीर को यकीन नहीं हुआ कि रूबी के हाथों में इतना स्वाद है। जिसने भी रूबी के हाथ का खाना खाया सब ने बोला, सच में रूबी के हाथ में तो जादू है, स्वाद इतना ज़्यादा अच्छा है। इतना सिंपल खाने में अलग ही टेस्ट डाल दिया रूबी ने। समीर ने बोला, रूबी आप सही बोलती हैं, आपके हाथों में कुछ अलग ही स्वाद है, तो आपके लिए हमने कुछ अलग ही सोचा है, चलिए शुरू करते हैं। समीर ने रूबी को कुछ कुकिंग चैनल्स की वीडियो दिखाई और बोला, यह आप देख रही हैं? रूबी ने बोला, जी हाँ, मोबाइल में यूट्यूब पर यह सब आता है, मैं देखती हूँ कभी कभी। समीर ने बोला, तो जब यह महिलाएं ऐसा कर सकती हैं तो आप भी तो ऐसा कर सकती हैं। रूबी ने बोला, यह करके क्या फ़ायदा? समीर ने बोला, आपको शायद पता नहीं, जो महिलाएं इस तरह से यूट्यूब पर वीडियो लगाती हैं उन्हें यूट्यूब इसके लिए पैसे देता है, अच्छे खासे पैसे देता है, और आपके अंदर तो इतना अच्छा हुनर है, तो जल्दी अगर आपने यह काम शुरू किया तो आपको भी यूट्यूब और ऐसे ही दूसरे अन्य प्लेटफॉर्म से पैसे आने लगेंगे और इसके लिए कोई बहुत खास पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत भी नहीं। रूबी ने बोला, लेकिन यह कैसे होगा, मुझे नहीं आता, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। समीर ने बोला, वह सब धीरे धीरे आपको सिखाया जाएगा। अगर आप बोलें तो आपका चैनल शुरू किया जाए, लेकिन हाँ, इसके लिए थोड़ा वक्त लगता है। जब आपकी वीडियो लोगों को पसंद आनी शुरू होगी और यूट्यूब आपके चैनल को मोनेटाइज करेगा, उसके बाद ही पैसे आने शुरू होंगे। इतना इंतज़ार तो आपको करना ही पड़ेगा और आपको अच्छी से अच्छी रेसिपी बनाकर डालनी पड़ेगी ताकि लोगों को आपकी वीडियो पसंद आए। साथ ही साथ अपने बोलने का हुनर भी लोगों को दिखाना पड़ेगा। अच्छे से अपनी रेसिपी के बारे में लोगों को समझाना पड़ेगा और बताना पड़ेगा आप कैसे बना रही हैं। अच्छे से सुंदर तरीके से इस वीडियो को बनानी पड़ेगी और उसे अपलोड करना पड़ेगा। धीरे धीरे यह सब कुछ होगा, इसमें वक्त लगता है, कम से कम 6 महीने तो मानकर ही चलिए। उसके बाद अगर आपकी वीडियो लोगों को पसंद आएगी तो यूट्यूब से आपके पैसे ज़रूर आने लगेंगे और अच्छे खासे पैसे आएंगे और साथ में दूसरे प्लेटफॉर्म से भी आएंगे जहाँ जहाँ अपनी वीडियो आप डाला करेंगी, क्योंकि यह आपकी अपनी वीडियो होगी तो आप इसे कहीं पर भी डाल सकती हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। रूबी ने बोला, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। समीर ने बोला, आप हाँ तो कीजिए, सब इंतजाम मैं करवाऊँगा। रूबी ने बोला, ठीक है। समीर ने बोला, चलिए आप सोचिए कि आपको क्या बनाना है और क्या क्या सामान चाहिए। आपको रोज़ एक रेसिपी बनानी होगी और मैं आपके साथ कुछ लोगों को लगा दूंगा जो आपको सब कुछ सिखाएंगे कि आपको कैसे क्या करना है और कैसे वीडियो लगानी है। तो आप तैयार हैं? रूबी ने बोला, जी बिल्कुल, मैं तैयार हूँ। समीर ने बोला, ठीक है, मैं कुछ लोगों को भेजता हूँ, वह आपको सब कुछ सिखाएंगे, बीच बीच में मैं भी आता रहूँगा। और समीर वहाँ से चला गया। ट्रेनिंग के लिए रूबी के पास 2 बंदों को भेज दिया। उन्होंने रूबी को वीडियो कैसे शूट करना है यह बताया और सब सिखाया कि सुंदर ढंग से वीडियो शूट करना है। समीर ने एक छोटा सा किचन और कुछ बर्तन रूबी को उपलब्ध करवा दिए थे। 2-3 दिनों में रूबी अच्छे से वीडियो बनाना सीख गई। रूबी को वीडियो अपलोड करने का तरीका भी अच्छे से समझा दिया गया। समीर ने एक अच्छा सा मोबाइल फ़ोन रूबी को दिलवा दिया था। वीडियो बनाने के लिए सारे गैजेट्स रूबी को उपलब्ध करवा दिए गए थे, ट्राईपॉड, माइक वगैरह। और समीर के भेजे हुए लोगों ने रूबी को अच्छे से वीडियो शूट करना, वॉइस ओवर करना, वीडियो अपलोड करना, वीडियो के टाइटल्स वगैरह लगाना सब बता दिया था और बोला था कि हम रोज़ थोड़ा थोड़ा आपको बताएंगे, अभी हम एडिटिंग वगैरह कर देते हैं, धीरे धीरे आप खुद सीख जाएंगी। और वह धीरे धीरे सब कुछ सीखने लगी कि वीडियो कैसे शूट करनी है, एडिटिंग कैसे करनी है, वॉइस ओवर कैसे करना है। और लगभग 1 महीने में रूबी बहुत ही अच्छे से वीडियो बनाने लगी। पाक कला तो उसकी अच्छी थी और बहुत अच्छे से वीडियो शूट करती और खुद ही एडिट करती और फिर उसे अपलोड करती।
क्योंकि 1 महीने में ही रूबी सब कुछ सीख गई थी और अच्छे से सीख गई थी और इसके लिए बहुत कोई खास पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत नहीं थी। धीरे धीरे रूबी का वीडियो वायरल होने लगे और 3 महीने के बाद रूबी का एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हुआ और इस एक वीडियो से रूबी का चैनल मोनेटाइज हो गया और यूट्यूब से रूबी को अच्छे खासे पैसे आए। रूबी की जब पहली कमाई यूट्यूब से आई तो रूबी को यकीन नहीं हुआ कि खाना बनाने के हुनर के भी इतने पैसे मिल सकते हैं और वह समीर से मिलने गई। अब रूबी का 6वां महीना चल रहा था। समीर ने बोला, क्या हुआ, कुछ काम आगे बढ़ा? रूबी ने अपना चैनल खोलकर समीर को दिखाया। समीर को यकीन नहीं हुआ। रूबी के सारे वीडियो मिलियंस में जा रहे थे। समीर ने बोला, आपने तो बहुत अच्छा चैनल ग्रो कर दिया है और आपकी अच्छी इनकम हो रही होगी। रूबी ने बोला, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। समीर ने बोला, यह सब आपकी मेहनत का फल है। रूबी ने बोला, जी मेहनत तो लगती है वीडियो बनाने और अपलोड करने में, लेकिन मुझे तो इसकी जानकारी ही नहीं थी। यह सब आपकी वजह से संभव हो पाया और आज मैं अच्छा कमा रही हूँ, तो यह सब आपकी वजह से। समीर ने बोला, आपको पता है रूबी, अभी मैंने जितनी महिलाओं को ट्रेनिंग दी है सबसे कम खर्चे में आपकी ट्रेनिंग पूरी हुई है और सबसे कम समय में आपकी ट्रेनिंग पूरी हुई है, लेकिन सबसे अधिक आमदनी आप कर रही हैं। रूबी ने बोला, जी सच समीर? समीर ने बोला, बिल्कुल। क्या आपको पता है, जैसे जैसे आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ते जाएंगे आपकी इनकम भी बढ़ती जाएगी क्योंकि आपके व्यूज़ बढ़ेंगे। रूबी ने बोला, जी अब थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, पैसे तो अभी भी अच्छे खासे आ रहे हैं। समीर ने बोला, यह आपकी मेहनत के पैसे हैं और अपने अपने बच्चे का भविष्य संवार लिया है। रूबी ने बोला, सब आपकी मेहरबानी है। समीर ने बोला, जी अब आपका 6वां महीना चल रहा है तो मेरे ख्याल से अब आप थोड़ा अपने ऊपर ध्यान दीजिए और बहुत ज़्यादा वर्कलोड मत लीजिए। रूबी ने बोला, बिल्कुल। खाना बनाने में कैसा वर्कलोड, मैं तो एक वीडियो ही लगाती हूँ रोज़, उससे अधिक मेरे से नहीं होने वाला। लेकिन हाँ, मेरी कोशिश रहती है कि अच्छे से अच्छा बनाओ और मेरा मन भी बहल जाता है, मुझे खुशी होती है खाना बनाकर। समीर ने बोला, जी आपके हाथ का खाना खाकर मुझे भी बहुत खुशी होती है। रूबी जो खाना वीडियो के लिए बनाती थी कभी कभी पैक करके समीर के लिए भेज देती थी या कभी कभी समीर वहाँ पर आ जाता था तो उसे खिला देती थी। समीर को रूबी के हाथ का खाना बहुत पसंद आता था। सच्चाई यह थी कि समीर दिल ही दिल में रूबी को चाहने लगा था, लेकिन कभी उससे बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। समीर लगभग 45 साल का था, रूबी से उम्र में बहुत बड़ा था, लेकिन आज तक उसने शादी नहीं की थी क्योंकि वह जिससे प्यार करता था वह इस दुनिया से चली गई थी और समीर ने कभी भी शादी नहीं करने का फैसला कर लिया था। पर जब से वह रूबी से मिला था और उसकी दुख भरी कहानी सुनी थी, एक अजीब सी सहानुभूति या लगाव जो भी कह ले उसे रूबी से हो गया था। रूबी भी इतने दिनों से समीर के साथ थी और समीर के व्यवहार उसे बहुत अच्छा लगता था। धीरे धीरे वह भी समीर की ओर आकर्षित हो रही थी क्योंकि मनोज तो अब था नहीं और रूबी को पता था सारा जीवन उसे अकेले ही काटना है एक बच्चे के साथ। इसलिए वह मनोज को भूलने की पूरी कोशिश करती थी क्योंकि वह जितना भी मनोज को याद करती उसका दिल बेचैन हो जाता और वह इसका असर बच्चे पर पड़ता। इसी तरह से रूबी का 9वां महीना आ गया और एक दिन रूबी को लेबर पेन शुरू हो गया। क्वार्टर्स की वार्डन ने समीर को फ़ोन करके बताया कि रूबी को लेबर पेन हो रहा है। समीर ने बोला, उसे तुरंत अस्पताल लेकर जाइए, मैं आ रहा हूँ। रूबी हॉस्पिटल पहुँची। समीर भी तब तक आ चुका था। वह भी बहुत घबरा रही थी कि पता नहीं क्या होगा। इतने दिनों तो उसने खुद को मजबूती से काट लिए थे, पर आज जब डिलीवरी का वक्त आ गया तो उसे अजीब सी घबराहट हो रही थी। उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे क्योंकि कोई उसका अपना उसके आसपास नहीं था। ऐसे वक्त में एक औरत जरूर चाहती है कि कम से कम उसका पति या उसकी माँ उसके आसपास रहें, लेकिन रूबी के पास ना उसका पति था ना ही उसकी माँ। बहुत बेचैन थी रूबी और वह समीर का हाथ पकड़कर रोने लगी। समीर ने बोला, आप क्यों घबरा रही हैं, सब अच्छा होगा। रूबी स्ट्रेचर पर लेटी हुई लेबर रूम में जा रही थी और समीर का हाथ छोड़ ही नहीं रही थी। समीर ने बोला, आप घबराइए मत, सब अच्छा होगा, हम सब यहीं पर हैं, कोई चिंता की बात नहीं। डॉक्टर रूबी को लेकर चले गए। समीर को भी अजीब सी घबराहट हो रही थी कि सब कुछ ठीक से हो जाए, कोई परेशानी ना हो डिलीवरी में। काफ़ी वक्त लग रहा था। डॉक्टर ने बोला, रूबी का ऑपरेशन करना पड़ेगा, नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है। अब तो रूबी और घबरा गई और वह जोर जोर से रोने लगी। समीर ने बोला, आप परेशान क्यों हो रही हैं, हम सब यहीं पर हैं, ऑपरेशन से बच्चा होगा तो क्या दिक्कत है, इतने बच्चे होते हैं ऑपरेशन से, कोई दिक्कत नहीं। रूबी को लग रहा था
उसके बच्चे को या उसे कुछ हो ना जाए। अगर उसे कुछ हो गया तो उसके बच्चे की देखभाल कौन करेगा, और यदि बच्चे को कुछ हो गया तो उसके जीने का सहारा कौन बनेगा। आप फालतू में इतना परेशान हो रही हैं। आजकल ज़्यादातर बच्चे ऑपरेशन से ही होते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। आप परेशान मत होइए, मेरे ऊपर विश्वास है ना आपको। मैं यहीं पर हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा, सब कुछ अच्छा होगा। डॉक्टर ने रूबी का ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के बाद रूबी ने एक स्वस्थ लड़के को जन्म दिया। थोड़ी देर के बाद रूबी को होश आया और अपने बगल में बच्चे को देखकर रूबी को यह होश नहीं रहा कि वह बेटी है या बेटा। वह बस उसे चूमने लगी। समीर ने पूछा, आप पूछेंगी नहीं कि यह बेटी है या बेटा? रूबी ने बोला, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि यह बेटी है या बेटा, क्योंकि फ़र्क पड़ता तो जो शर्त मेरे माँ बाप और सास ससुर ने रखी थी वह मैंने पूरी कर दी होती। या बेटी हो या बेटा मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस मुझे इस बात की खुशी है कि मेरा बच्चा और मैं ठीक है। समीर ने बोला, जी आपने एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया है। रूबी ने मुस्कुराकर समीर को आंखों ही आंखों में धन्यवाद कहा। रूबी की घबराहट अब काफ़ी हद तक कम हो चुकी थी। 4-5 दिनों के बाद रूबी को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। अस्पताल में समीर ने रूबी की काफ़ी मदद की थी, साथ ही क्वार्टर्स की वार्डन और 1-2 महिलाओं ने भी, जिन्होंने रूबी और उसके बच्चे का काफ़ी ध्यान रखा था। और फिर वह अपने बच्चे को लेकर अपने क्वार्टर पर चली गई। पर इन 4-5 दिनों में रूबी को समीर से अजीब सा लगाव हो गया था, जिसे रूबी समझ नहीं पा रही थी। उधर समीर भी 4-5 दिनों में रूबी से इतने करीब आ गया था और रूबी और बच्चे से उसे इतना अधिक लगाव हो गया था कि बार बार उनकी आंखों के सामने वह आते थे। इसी बीच रूबी की उस महीने की यूट्यूब की पेमेंट आई, जो कि करीब 2 लाख रुपए थी। रूबी ने समीर को फ़ोन करके बताया, मेरा बेटा बहुत ही भाग्यशाली है। देखो, इसके जन्म के बाद मेरी अब तक की सबसे बड़ी कमाई यूट्यूब से आई है, करीब 2 लाख रुपए। समीर ने बोला, वाह, आपने तो कमाल कर दिया। रूबी ने बोला, जी बिल्कुल, यह सब आपकी मेहरबानी है। अगर आप नहीं होते तो आज मैं यहाँ कैसे होती। मैं बहुत खुश हूँ। धीरे धीरे समीर और रूबी की नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। लगभग 1 साल का वक्त बीत गया। रूबी का बेटा अब 1 साल का हो गया था और समीर से काफ़ी घुल मिल गया था। रूबी और समीर भी काफ़ी करीब आ गए थे। एक दिन समीर ने अपने दिल की बात रूबी से कह दी और बोला, तुम्हारे ऊपर कोई ज़बरदस्ती नहीं है, पर अब मैं तुम्हारे साथ अपना एक परिवार बसाना चाहता हूँ, जिसमें तुम, मैं और हमारा यह बच्चा रहेगा। रूबी ने समीर के प्रपोज़ल को स्वीकार कर लिया, क्योंकि चाहत तो रूबी के अंदर भी थी। और रूबी और समीर ने मंदिर में शादी कर ली। रूबी विदा होकर समीर के घर आ गई। रूबी का काम अच्छा चल रहा था और समीर अपने एनजीओ में व्यस्त था। रूबी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उस दिन घर से निकलने के बाद उसकी ज़िंदगी इस तरह से करवट लेगी और वह इस तरह से ज़िंदगी में आगे बढ़ेगी। आज वह पूरी तरह से आत्मनिर्भर थी, बल्कि अच्छे खासे पैसे कमा रही थी, वह भी समीर की बदौलत। अब रूबी के वीडियो में उसका बेटा भी कभी कभी आता था। एक दिन रूबी की वीडियो उसके सास ससुर ने देखी और वीडियो में उन्हें पता चल गया कि रूबी ने एक बेटे को जन्म दिया है, क्योंकि इतने दिनों से रूबी का पता वह कर रहे थे कि रूबी कहाँ गई है, क्योंकि उन्हें तो पता था कि वह प्रेग्नेंट है और बच्चा तो उसने ज़रूर पैदा किया होगा। अब वह बच्चा लड़का है या लड़की, या तो उन्हें नहीं पता था। खैर, जब बच्चा 1 साल का हो गया तो उन्हें रूबी का यूट्यूब चैनल दिखा और उन्हें पता चल गया कि रूबी ने एक लड़के को जन्म दिया है। वह रूबी की मांग में सिंदूर देखकर यह भी समझ गए कि रूबी ने शादी कर ली है। वह लोग किसी तरह से पता करते हुए रूबी तक पहुंच गए। रूबी अपने सास ससुर को देखकर एक बार को परेशान हो गई और बोली, आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? आप लोगों ने तो मुझे घर से निकाल दिया था। रूबी के सास ससुर ने बोला, हाँ, पर हमने कहा था कि अगर बेटा होगा तो हम तुम्हें रख लेंगे। तुम ही तैयार नहीं हुई हमारे साथ रहने के लिए, और अब तो तुम्हारा बेटा हुआ है, लेकिन तुम्हें देखकर तो पता चल रहा है कि तुमने शादी कर ली। कोई बात नहीं, तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहो, बस हमें हमारे मनोज की निशानी दे दो। रूबी को बहुत जोर का गुस्सा आया। उसने बोला, दिमाग ठीक है आप लोगों का? अकेले इस बच्चे को जन्म दिया है मैंने मनोज के जाने के बाद। किसने मुझे पूछा है? मेरे सास ससुर ने या मेरे माँ बाप ने? किसी ने भी नहीं। अकेले मैंने इस बच्चे को पैदा किया है। एक अकेली गर्भवती औरत को घर से निकालते वक्त आप लोगों का कलेजा नहीं कांपा था, जो आज उस बच्चे पर हक जताने के लिए चले आए? खबरदार जो आइंदा कभी ऐसी कोई बात की। समीर भी तब तक घर से बाहर आ गया और बोला, क्या हुआ? रूबी ने बोला, अपने पोते पर हक जताने के लिए उसके दादा दादी आए हैं, जिन्होंने इसकी गर्भवती माँ को घर से निकाल दिया था, यह सोचकर कि कहीं मेरे कोख में बेटी ना हो, और अगर मुझे बेटी पैदा हुई होती तो यह कभी नहीं हक जताने आते।
पर इन्होंने मेरे चैनल पर कहीं मेरी वीडियो देख ली और अपने पोते पर हक जताने आए हैं। समीर ने बोला, कितने बेशरम लोग हैं आप। एक गर्भवती बहू को घर से निकालते हुए थोड़ी भी शर्म नहीं आई। किस किस परिस्थितियों से गुजरकर उसने इस बच्चे को जन्म दिया। तब आप लोगों ने एक बार भी अपनी बहू के बारे में नहीं सोचा, और आज जब आपको पता चल गया कि आपकी बहू ने एक बेटे को जन्म दिया तो आप उस बेटे पर हक जताने के लिए आ गए। यह मेरा बेटा है, मेरा और मेरी पत्नी का, आप लोगों का कुछ भी नहीं। चुपचाप यहाँ से निकल जाइए, नहीं तो पुलिस को बुलाऊंगा। रूबी के सास ससुर के पास कोई चारा नहीं था, क्योंकि उन लोगों के काम ही ऐसे थे और उन्हें पता था कि पुलिस का सहारा भी वह नहीं ले सकते, क्योंकि बच्चा माँ का था और माँ कहीं भी अपने बच्चे के साथ रह सकती थी। बच्चे पर तो माँ का ही हक होता है। इसलिए रूबी के सास ससुर चुपचाप वहाँ से चले गए। अब रूबी के माँ बाप को भी पता चल चुका था कि रूबी ने एक बेटे को जन्म दिया है और यूट्यूब चैनल के जरिए लाखों रुपए महीने कमा रही है। पैसों के लालच हर किसी को होता है। जब ज़रूरत थी तब बेटे का साथ देने को तैयार नहीं हुए, लेकिन अब जब रूबी के भाई भाभी और माँ बाप को रूबी के पैसे दिखे तो उन्हें पैसों का लालच आने लगा और वह रिश्ते निभाने पहुँच गए और बोले, हम तो तेरे माँ बाप और भाई भाभी हैं। क्योंकि उन्हें लगा कि जो लाखों रुपए महीने रूबी कमा रही है उनमें से हज़ारों रुपए महीने तो वह आसानी से निकलवा सकते हैं। रूबी ने बोला, कौन से माँ बाप और भाई भाभी जिन्होंने अपनी गर्भवती बेटी को दर दर की ठोकर खाने के लिए सड़क पर छोड़ दिया था। एक बार भी नहीं सोचा मेरे बारे में, और आज जब मैं लाखों रुपए महीने कमा रही हूँ तो बेटी बन गई और मेरे कोई माँ बाप और भाई भाभी नहीं है। मेरा इस दुनिया में कोई है तो सिर्फ और सिर्फ मेरे पति समीर और मेरा बेटा, और एक इंसान से मेरा नाता था, मेरे पहले पति मनोज, जो अब इस दुनिया में नहीं है लेकिन मेरे दिल में हमेशा रहेंगे, और उनकी फ़ोटो मेरे घर में हमेशा रहेगी। कहकर रूबी ने मनोज की दीवार पर लगी हुई फ़ोटो अपने माँ बाप को दिखा दी और बोली, इनके अलावा मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं, किसी को नहीं जानती मैं, और ना ही जानने की कोई तमन्ना है। अगर उस दिन समीर मुझे नहीं मिले होते तो पता नहीं आज मैं जिंदा भी होती या नहीं। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि मेरे मरने से भी आप लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। कहकर रूबी ने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया और पीछे खड़े समीर को देखने लगी। समीर ने आंखों ही आंखों में रूबी को जता दिया कि तुम चिंता मत करो, सारी दुनिया भी एक तरफ होगी तब भी तुम्हारा समीर हर कदम पर तुम्हारा साथ निभाएगा, और हमारा यह छोटा प्यारा परिवार जिसमें तुम, मैं और हमारा बच्चा है, हमेशा एक साथ रहेंगे और खुश रहेंगे। रूबी अपने बच्चे को गोद में लिए समीर की बाहों में लिपट गई, मनोज की तस्वीर को देखते हुए।